नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं सभी टॉपिक को वन बाय वन आपको क्लियर कराऊंगा, एक अच्छे से क्लियर कराऊंगा। और ये ठीक वैसी ही क्लास होगी जैसे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में बैठकर पढ़ रहे हो और ऑफलाइन कोचिंग में बैठकर आप अध्ययन करते हो। ठीक उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर हम इस सिलेबस की शुरुआत करेंगे। और आज मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी को ये बोल देना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका आर्ट बैकग्राउंड होता है, हिस्ट्री से पेपर देते हैं, पॉलिटिकल से देते हैं, ज्योग्राफी से देते हैं, यानी साइंस बैकग्राउंड से अलग जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष लाभदायक ये क्लास होगी। और वे सभी अभ्यर्थी जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होगी और निश्चित रूप से इस क्लास में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप अपने पेन कॉपी लेकर साथ बैठें और नोट्स बनाएं जिससे कि आपको बार बार इसको टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट्स को देखकर आप इसको आसानी से याद कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सामान्य विज्ञान के पहले पेपर के केमिस्ट्री वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान वाले भाग की शुरुआत करेंगे और इसका पहला टॉपिक है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, देखिए इसको कहते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु एवं अणु, इस टॉपिक की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। और इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने रासायनिक तत्वों के प्रतीक के बारे में बात की है। रासायनिक तत्वों के प्रतीक के बारे में बात की है, उस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो जिन छात्रों का बैकग्राउंड आर्ट साइड से है वो इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे और जो उनको समझ में ही नहीं आएगा। पहली बात तो उनको प्रतीक ही नहीं पता कि भाई कौन सा प्रतीक किसका है, किस तत्व का क्या प्रतीक है। तो उस टॉपिक को देखने के बाद आपको रसायन विज्ञान के सारे जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले उन प्रतीकों के बारे में जानकारी जरूर ले लें। सिर्फ इतना, वो याद नहीं करने, वो नंबर नहीं याद करने कि कौन से नंबर पे कौन सा प्रतीक आता है। बस उस क्लास को देखने का उद्देश्य ये होगा कि किस तत्व को किस प्रतीक के माध्यम से हम लिखते हैं। तो उस वीडियो को, उस क्लास को आप जरूर देख लें जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। और देखिए, मैं ये कोशिश करूँगा कि जिन छात्रों का बैकग्राउंड साइंस नहीं है उन छात्रों को भी ये क्लास उतनी ही अच्छी समझ में आ जाए जितनी साइंस वाले बच्चों को आती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक बात से। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न उठाया गया, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? मैटर। इस पदार्थ को ही द्रव्य शब्द कहते हैं, द्रव्य शब्द से भी इंडिकेट किया जाता है। पदार्थ की परिभाषा दी गई कि ऐसी कोई वस्तु जिसका खुद का कोई द्रव्यमान होता है और वह इस ब्रह्मांड में कुछ जगह घेरती है, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इसका मतलब उस वस्तु के पास मास है और उस वस्तु के पास वॉल्यूम है, आयतन है और उस वस्तु के पास क्या है? द्रव्यमान है। अगर इन दोनों के अनुपात की बात की जाए तो यह अनुपात बनता है कैपिटल D, डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं घनत्व। उस वस्तु का स्वयं का क्या है? घनत्व है। तो मैं ये कह सकता हूँ, सबसे पहले तो यही समझो, पदार्थ क्या है? पदार्थ किसी भी वस्तु का वह गुण जिसमें उसका कोई ना कोई भार, वजन या द्रव्यमान है और वह इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई जगह घेरती है, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। चलिए, दुनिया को ये समझ में आ गया कि पदार्थ क्या होता है।
अब प्रश्न ये उठा कि भाई पदार्थ बना किससे होता है, पदार्थ कैसे बना होता है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले 500 ईसा पूर्व में, लगभग 500 ईसा पूर्व हमारे भारतीय एक महर्षि थे। उस समय वैज्ञानिक हुआ नहीं करते थे, ऋषि मुनि ही पढ़ाई लिखाई की बात ज़्यादा करते थे, तो महर्षि ही नाम दिया गया उनको, और वाकई में वो महर्षि थे, ऋषि मुनि ही थे। तो महर्षि कणाद ने बताया कि भाई किसी भी पदार्थ का, दोबारा सुनिए, किसी भी पदार्थ का एक छोटे से छोटा कण होता है। नाम क्या दिया उन्होंने? कण, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर एक उन्होंने एक जानकारी दी कि भाई कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई ऐसा छोटी चीज तो होगी जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो उस कण को अविभाज्य कहा। क्या कहा? अविभाज्य, यानी जिसे आगे हम काट नहीं सकते। अब इस बात की जानकारी दुनिया को सबसे पहले महर्षि कणाद ने दी और इनकी बात का समर्थन किया, इनकी बात का समर्थन किया पाकुधा कात्यायन, पाकुधा कात्यायन, यह भी एक ऋषि थे और इन्होंने कहा कि जो बात महर्षि कणाद कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और कोई ना कोई ऐसा बिल्कुल छोटा से छोटा जो चीज़ है जो आगे विभाजित नहीं हो सकती, उसे हम क्या बोल रहे हैं? कण। और यह कण किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था है। यह कण किसी भी पदार्थ की कैसी अवस्था है? सूक्ष्मतम अवस्था है। देखिए, ये चीज़ परीक्षा में कभी भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको यह चैप्टर शुरू से समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंटों की ये बड़ी दिक्कत रहती है कि सर हमें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। असलियत में साइंस हम उस तरीके से पढ़ते ही नहीं है, और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें समझ में भी नहीं आएगा। अब लगभग इसी समय एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, डेमोक्रिटस, और एक अन्य व्यक्ति भी थे, लियूसिपस। इन्होंने कहा कि पदार्थ की कोई ना कोई ऐसी अवस्था होती है जो सूक्ष्मतम है, और उस सूक्ष्मतम अवस्था को अविभाज्य कहा, अनकटिंग अवस्था कहा। क्या कहा? अनकटिंग अवस्था कहा। पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जिसको काट नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? अनकटिंग। देखो, अगर हम गौर करें इन तीनों की बात से एक चीज निकलती है कि कोई चीज तो ऐसी है जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, और वह सबसे छोटी है, सूक्ष्मतम है। जैसे इसका एक सिंपल सा उदाहरण बोलूँगा। आप सबने पढ़ा होगा कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना है। अब जीव से अर्थ क्या होगा? जितने भी जंतु हैं और जितने भी पादप हैं, उन सभी को क्या बोल रहे हैं? जीव बोल रहे हैं। तो वो किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। मान लीजिए कोई कमरा है, ईंटों से बना हुआ है, तो उसकी छोटी जो इकाई है वो ईंट है। ऐसे ही शरीर की इकाई भी सबसे छोटी क्या हो गई? कोशिका हो गई। तो ऐसे ही सबसे छोटी कोई ना कोई इकाई होती है जिसे महर्षि कणाद ने कण नाम दिया, और वही आगे जाकर किस नाम से जाना गया? परमाणु के नाम से जाना गया। वास्तव में परमाणु शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन है? डेमोक्रिटस हैं। इन्होंने परमाणु शब्द को दिया, और परमाणु की व्याख्या सबसे पहले जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। इसीलिए जॉन डाल्टन के जो बातें बताई थीं, उन सभी बातों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बोलते हैं उसको? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अब हम जानेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु क्या है। अभी तक एक बात तो क्लियर हो गई
परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गई कि परमाणु छोटी छोटी ऐसी, सबसे छोटी ऐसी इकाई है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी इकाई है परमाणु। और इस परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से 1808 में जॉन डाल्टन ने समझाया, जॉन डाल्टन ने बताया, और जो बातें डाल्टन ने बताई उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत नाम दिया गया जॉन डाल्टन के बातों को। तो अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो अगली जो हेडिंग है वह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से हमें पढ़ना है। देखिए, जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि सभी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाजित, और उस सूक्ष्मतम इकाई को नाम दिया परमाणु। जैसे मकान ईंटों से बना हुआ है तो उसकी दीवार की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? उस दीवार की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है ईंट। ऐसे ही सभी पदार्थों की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी सूक्ष्मतम अविभाजित इकाई है परमाणु। और जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जॉन डाल्टन ने दूसरी बात क्या बताई? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इस बात के कुछ अपवाद भी हैं। यह अपवाद परीक्षा में मुश्किल पूछे जाएंगे क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है। ये अक्रिय गैस। अक्रिय गैस ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अक्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 6 ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई कौन से परमाणु ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप कहोगे अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या क्या है? 6 है। तो अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। यह बताई थी डाल्टन ने। डाल्टन ने तीसरी बात बताई कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, मान लो एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल रहा होगा, तो मिलकर किसी नए तत्व के परमाणु का ही निर्माण करेगा। दोबारा सुनो, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल रहा होगा, मिलकर भी एक परमाणु का ही क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु ना तो बनता है और ना ही क्या होता है? नष्ट होता है। इसका मतलब यह है कि परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। परमाणु का द्रव्यमान कैसा रहता है? संरक्षित। तो डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु ना तो बनता है और ना ही विनाश होता है। परमाणु का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। और डाल्टन ने क्या बताया? चौथी बात कि मान लो कोई एक तत्व है, उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण और भौतिक गुण, उन सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या रहते हैं? समान रहते हैं। और अगली बात बताई कि यदि तत्व अलग अलग हैं, यदि तत्व क्या हैं? अलग अलग हैं, तो उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण
अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हमें ये पता चल गया कि भाई परमाणु होता क्या है। पुराने जितने भी साइंटिस्ट थे, महर्षि थे, उन्होंने बताया कि भाई किसी भी पदार्थ की एक छोटी इकाई है जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, उस इकाई का नाम नहीं दे पाए वो। डाल्टन ने इस गुत्थी को सुलझा दिया और कहा कि सभी पदार्थ जो छोटी से छोटी इकाई है और जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। और डाल्टन ने बताया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, इसके कुछ अपवाद हैं। अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन ऐसे परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। डाल्टन ने यह भी बताया कि परमाणु ना तो बनता है और ना ही इसका विनाश होता है। और डाल्टन ने बताया कि यदि एक तत्व के सभी परमाणु हैं तो उनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। और यदि तत्व अलग अलग हैं तो उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस तरह से परमाणु के बारे में एक विस्तृत जानकारी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया ब्रिटिश वैज्ञानिक किसने? जॉन डाल्टन ने दुनिया के सामने इस बात को क्या किया? प्रस्तुत कर दिया। जॉन डाल्टन के द्वारा इस बात को बताया गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि परमाणु के बारे में और क्या क्या बताया गया। देखिए, दो साइंटिस्ट हैं, लेवेसियर और जोसेफ प्राउस्ट। ध्यान दीजिए, लेवेसियर और जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम दिए। पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखिए, इन्होंने प्रायोगिक रूप से इस बात को सिद्ध किया कि जब परमाणुओं से नए परमाणु का निर्माण होता है तो ना तो पुराने परमाणु क्या होते हैं? नष्ट होते हैं, और ना ही उसका क्या होता है? सृजन होता है। इसका मतलब यह है कि ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। यानी ना तो परमाणु का सृजन होता है और ना ही उनका क्या होता है? विनाश होता है। दूसरा नियम जो उन्होंने दिया, उस दूसरे नियम को कहा गया स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहा गया? स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, ये जो पहला और दूसरा नियम है वो मूल रूप से लेवेसियर नामक साइंटिस्ट ने दिए, लेकिन स्थिर अनुपात के नियम की जो व्याख्या में प्राउस्ट ने अपने बात को समझाया, इसीलिए जोसेफ प्राउस्ट का नाम भी इसमें गिन लिया जाता है। तो परमाणु की आगे जो विस्तृत व्याख्या करी गई वो ये करी गई, लेवेसियर और जोसेफ प्राउस्ट ने दो नियम दिए। पहला दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण मतलब होता है कि ना तो नष्ट होना ना ही बनना। ठीक है, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है, यानी द्रव्यमान सृजन किया जाता है ना तो, और ना ही उसका क्या होता है? विनाश होता है। और दूसरा जो नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम, इन्होंने कहा कि जब कोई तत्व या यौगिक बनता है तो वह तत्व यौगिकों में परमाणुओं के द्रव्यमान का क्या रहता है? स्थिर अनुपात रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ जल, किसका एग्जाम्पल लूँ? जल। जल में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का 8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? 1:8। जितने भी परमाणु होंगे या तत्व होंगे जल के, उन सब में जो अनुपात है वो कितना मिलेगा? 1:8। ऐसे ही मैं अगर इसके भार की बात करूं, यानी 9 ग्राम यदि जल है तो 1 ग्राम मुझे क्या मिलेगा? उसमें हाइड्रोजन मिलेगा, और 8 ग्राम मुझे क्या मिलेगा? उसमें 8 ग्राम मिलेगा मुझे ऑक्सीजन। क्या मिलेगा मुझे उसमें? ऑक्सीजन। दूसरे उदाहरण की बात करूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना है? 14 है, और हाइड्रोजन के जो परमाणु द्रव्यमान बनते हैं वो कितने बनते हैं? 3। देखिए, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि
यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और नाइट्रोजन का कितना होता है 7। जरा ध्यान दो कि H2O है तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 2 और अनुपात 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। तो इसको जब सरल करेंगे तो 1:8 आता है। ऐसे ही नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 और एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 3। तो इसमें जो इस तत्व में यौगिक का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 14:3। तो अब हम बात करते हैं कि भाई प्राउस्ट ने इस नियम के बारे में क्या कहा। किसी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रहते हैं। प्राउस्ट ने क्या कहा? प्राउस्ट ने कहा किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। दोस्तों इस क्लास को पढ़ने के साथ साथ आप क्या बना सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। उसी तरह से ये क्लास पढ़ाई जा रही है। मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही आपसे ये कहा था कि इस क्लास को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा जैसे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में अपनी क्लास ले रहे हो। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि आपको इस टॉपिक की जब पूरी क्लास ये खत्म हो जाएगी तो आपको एक भी प्रॉब्लम आपको कहीं पर भी नहीं आने वाली। निश्चित रूप से आप इस टॉपिक के जितने भी सवाल आने वाली परीक्षाओं में होंगे, जितने भी सवाल आएंगे आने वाली परीक्षाओं में, आराम से उस सवालों को आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक बार इस पूरी क्लास को अच्छी तरह से समझना है। तो एक बार हम इसको और समझ लेते हैं। देखिए लेवेसियर और जोसेफ प्राउस्ट ने 2 नियम दिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एंड स्थिर अनुपात का नियम। इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में ये कहा गया कि भाई परमाणुओं का ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही उसका क्या होता है, विनाश होता है। और स्थिर अनुपात का नियम ये कहा गया कि कोई यौगिक है, उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं या तत्व हैं वो द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? द्रव्यमान के अनुपात में। और ये अनुपात स्थिर रहता है। ये अनुपात क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसीलिए इस नियम का नाम दिया गया स्थिर अनुपात का नियम। जैसे H2O में मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। जितने भी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो आर्ट वाले हैं वो नहीं ये पहचानते। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 7। धीरे धीरे ऐसे सीख जाएंगे आप। मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे ऐसे ही मैं आगे सिखा दूं। तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 7। तो देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, 1 ऑक्सीजन 16 तो 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि 9 ग्राम जल है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे। ऐसे में अमोनिया का उदाहरण लूं तो नाइट्रोजन का 14 होता है और 3 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 3। यानी इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होगा वो 14:3 होगा। और इस बात को कहा किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने कहा किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित मात्रा में रहते हैं। तो अब हम समझ गए कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। अब ये इस सूक्ष्मतम इकाई को हम लिखेंगे कैसे? हम इस सूक्ष्मतम इकाई को कैसे लिखेंगे? ठीक, तो लिखने वाली बात को सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया। किसने बताया? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने तत्वों के वर्तमान प्रतीक के बारे में बताया। बर्जीलियस ने तत्वों के वर्तमान प्रतीक के बारे में बताया और वर्तमान प्रतीक IUPAC के नियम के अनुसार दिए जाते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, बस फिर भी मन की जिज्ञासा के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे पहले प्रतीक किसने दिए तो उसका उत्तर होगा जॉन डाल्टन। पर यह बहुत डीप बात हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे परमाणुओं के प्रतीक सबसे पहले किसने दिए, जॉन डाल्टन ने। लेकिन वर्तमान में जो हम प्रतीक परमाणुओं को देखते हैं उन प्रतीकों को दिया बर्जीलियस ने।
और बर्जीलियस ने यह कहा कि भाई किसी भी परमाणु का प्रतीक देना है तो उसका जो पहला अक्षर है वह कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो दूसरा अक्षर है वह स्मॉल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो आपको यह बात समझ में आ रही है भाई किसी भी परमाणु का यदि प्रतीक दिया जाएगा वो 2 अक्षरों में दिया जाएगा? नहीं, बर्जीलियस ने कहा जरूरी नहीं है कि हम किसी भी परमाणु का प्रतीक जो है वो 2 अक्षरों में दें, 1 अक्षर में भी दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को मैं H लिखता हूं, नाइट्रोजन को मैं N लिखता हूं, ऑक्सीजन को मैं O लिखता हूं, फ्लोरीन को मैं F लिखता हूं। यानी कि अगर हम एक चीज देखें, यूरेनियम को मैं U लिखता हूं, लेकिन कैल्शियम को मैं Ca लिखता हूं, कॉपर को मैं Cu लिखता हूं, सोने को मैं Au लिखता हूं, चांदी को मैं Ag लिखता हूं। चांदी को मैं क्या लिखता हूं? Ag लिखता हूं। सोडियम को मैं Na लिखता हूं, मैग्नीशियम को मैं Mg लिखता हूं। तो देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में और दूसरा अक्षर क्या है? स्मॉल लेटर में। बर्जीलियस ने यह कभी नहीं कहा कि हमें परमाणुओं को 2 ही अक्षरों में लिखना है। अगर हमें सुविधा लगती है कि 1 अक्षर में किसी परमाणु को लिखा जा सकता है तो हम 1 अक्षर में उस परमाणु को लिख सकते हैं। जैसे हम सीसा को क्या लिख देंगे? Pb। क्या लिख देंगे? Pb। तो इस तरह से हम परमाणुओं को क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आगे हम बात करें परमाणु के बारे में कि परमाणु को यदि हम एक प्रतीक के रूप में लिखना चाहें, किसके रूप में लिखना चाहें? एक प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो परमाणु को हम प्रतीक के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N, सोने को Au, कॉपर को Cu, चांदी को Ag। चांदी को क्या कहते हैं? Ag। सोने को हम Fe लिख सकते हैं, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, जिनोन को Xe, यूरेनियम को U, प्लेटिनम को Pt। इस तरीके से हम परमाणुओं को प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परमाणुओं के उदाहरण हो गए। क्या हो गए? ये परमाणुओं के उदाहरण हो गए। कुछ परमाणुओं को उनके प्रकृति के हिसाब से, रंगों के हिसाब से रख दिया गया। जैसे कॉपर को साइप्रस नाम से Cu शब्द दिया गया है। किससे दिया गया है? साइप्रस नाम से Cu शब्द दिया गया है। ऐसे ही Au को औरम शब्द से लिया गया है और औरम शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है पीला। क्या होता है? पीला। तो सोना जो है वो हल्के से पीले कलर का दिखाई दे रहा था, जब इसका निष्कर्षण किया गया तो इसको औरम शब्द दे दिया गया, जैसे हम Au कहते हैं। ऐसे ही Fe वैसे तो लोहे का है लेकिन ये किससे लिया गया है? फेरम से लिया गया है। Ag अर्जेंटम से लिया गया है, अर्जेंटम से लिया गया है। जैसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। और फेरम को क्या बोलते हैं? हम लोहा कहते हैं। और औरम को हम क्या कहते हैं? औरम को सोना कहते हैं, सोना। ठीक ऐसे ही सोडियम को, इसका प्रतीक Na है, नाइट्रियम से लिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान में सोडियम कहते हैं। ठीक है। और आगे हम बात करें, पोटेशियम को कैलियम से लिया गया है, कैलियम शब्द से लिया गया है, जिसे हम वर्तमान में क्या नाम देते हैं? पोटेशियम नाम देते हैं। तो कुछ ऐसे कन्फ्यूजेटिव प्रतीक हैं जो आपको कन्फ्यूजन में लेके आते हैं। तो वो सारे प्रतीक मैंने आपको लिख दिए जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम बात करते हैं परमाणु की। फिर दोबारा से हम परमाणु की बात करते हैं। अभी हमने ये सीखा कि परमाणुओं को किस प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑरम, Cu, यानी एक उसका जो प्रतीक है वो एक होगा। ठीक, तो उसे हम परमाणु के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में प्रकृति में उपस्थित हैं? तो ये वास्तव में प्रकृति में उपस्थित नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि परमाणु मूल रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका जो परमाणु है वह परमाणु जो पाया जाता है केवल जो जुड़ी हुई अवस्था में। और कुछ ऐसे परमाणु जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे
जे थॉमसन, इन्होंने एक मॉडल दिया। इस मॉडल का नाम था तरबूज मॉडल। और इन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस तरह से एक तरबूज गोल होता है, ऐसे ही एक परमाणु होता है गोल, और जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं, उसी तरह से परमाणु में एक नेगेटिव चार्ज का कण पाया जाता है। इस नेगेटिव चार्ज के कण को कहा गया इलेक्ट्रॉन। यही कारण है कि जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहा जाता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया। जे थॉमसन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता। और इसी थॉमसन ने बताया कि परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और इस 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रॉम। तो एक बार दोबारा सुनिए। जे थॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया। उस तरबूज मॉडल में कहा कि जिस तरह से एक तरबूज गोल होता है, वैसे ही परमाणु गोल होता है, और जिस तरह से तरबूज में बीज होते हैं, वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया, इसीलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का क्या कहा जाता है? खोजकर्ता कहा जाता है। अब मेरा एक आप सभी से एक प्रश्न है। देखिए, वह प्रश्न क्या है? अगर मान लीजिए ये प्रश्न पेपर में आ जाए तो बहुत लोग इसको गलत करके आएंगे। प्रश्न है, परमाणु का आकार मापा जाता है। ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम में, ऑप्शन सी नैनोमीटर में, और ऑप्शन डी माइक्रोमीटर में। इसका क्या आंसर होगा? परमाणु का आकार मापा जाता है। सोचिए और बताइए क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई क्या आंसर इसका दिया जा सकता है। जे थॉमसन ने इसका आकार क्या बताया है? 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या इसका आंसर मीटर में होना चाहिए? नहीं, इसका आंसर मीटर में नहीं है। इसका आंसर है नैनोमीटर। यानी कि परमाणु का आकार हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक प्रश्न जनरली परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन इकाइयों को आप लिख लेना। देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और एक नैनोमीटर बराबर, इसको नैनोमीटर कहते हैं, नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर के। और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। इन इकाइयों को आप याद रख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? डायरेक्ट ही प्रश्न आता है, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आता है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻�6 मीटर के। और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि परमाणु के आकार के बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। और ये तो समझ में आ गया भैया कि परमाणु कैसा है? गोल है। अब आगे हम इसको समझें कि और परमाणु कैसा होगा, परमाणु में क्या क्या होगा, इसके बारे में हम समझें। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु को रदरफोर्ड मॉडल दिया और इन्होंने कहा परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है। क्या बोला इन्होंने? परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु पर धनावेश
धनावेश का जो मूल कारण है, नाभिक पर धनावेश का मूल कारण है वह प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। इसीलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। देखिए प्रोटॉन के खोजकर्ता के बारे में एक कंट्रोवर्सी है। प्रोटॉन के खोजकर्ता के बारे में क्या है? कंट्रोवर्सी। बहुत सी किताबों में प्रोटॉन का खोजकर्ता, प्रोटॉन को स्मॉल p से डिनोट करते हैं और इसका खोजकर्ता दो शब्द दिए हुए होते हैं। पहला दिया हुआ होता है गोल्डस्टीन और दूसरा शब्द दिया हुआ होता है रदरफोर्ड। अब आपके मन में एक विचार आएगा, सर एक बात बताओ, ये क्या बात हुई? एक ही चीज दो लोगों ने खोजी है और वो पूछने वाला भी बड़ा चतुर है। वो रदरफोर्ड भी पूछता है और गोल्डस्टीन भी पूछता है। मान लो दोनों आ गए तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि दोनों कोई पूछेगा नहीं। फिर भी मान लो पूछ ले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोल्डस्टीन। वैसे दोनों ही हैं पर नॉर्मल पूछता नहीं है वो, और अगर पूछ भी लेता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्डस्टीन। राइट आंसर इसलिए होगा गोल्डस्टीन क्योंकि एक ही साल में इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बात कही थी। तो पहले रदरफोर्ड से बात कही थी गोल्डस्टीन ने, और इसीलिए गोल्डस्टीन को प्रोटॉन का खोजकर्ता सर्वमान्य रूप से माना जाता है। रदरफोर्ड को बाद में माना जाता है, लेकिन अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो, रदरफोर्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन का खोजकर्ता। नाभिक का आकार बताया रदरफोर्ड ने। देखो परमाणु का आकार किसने बताया? जे थॉमसन ने। परमाणु का आकार कितना बताया था? 10⁻⁻10 मीटर, जो बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। लेकिन परमाणु के आकार को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। याद रखेंगे आप। अब बात करें नाभिक का आकार बताया 10⁻15 मीटर। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। किसने बताया? रदरफोर्ड ने नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर। अब यहाँ पर भी एक खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है, जो अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा था। अगर मान लो वो पूछ ले और पूछता है नाभिक का आकार मापा जाता है, नाभिक का आकार मापा जाता है, क्वेश्चन मार्क, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, और अभी हमने कुछ इकाइयाँ पढ़ी थी जिसमें मीटर में और फर्मी में। तो बताइए कौन सा है? जो स्टूडेंट जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई कौन सा इसका आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है फर्मी में। एक फर्मी नामक साइंटिस्ट था जिसने 10⁻15 मीटर को एक फर्मी कहा। तो अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें क्लियर हुई। देखिए धीरे धीरे हम एक चीज़ को क्लियर करते जा रहे हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में समझा, तो हमें ये डाल्टन के सिद्धांत से समझ में आ गया कि परमाणु सूक्ष्मतम इकाई है, जैसे आगे नहीं बांट सकते। फिर हमने और ध्यान लगाया और कहा भाई इस परमाणु में है क्या क्या, जरा देखो तो सही। तो थॉमसन ने बता दिया इसमें इलेक्ट्रॉन है और गोलाकार है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर रदरफोर्ड ने कहा ना ये गोलाकार तो है लेकिन इसमें नाभिक है, इसका अधिकतम हिस्सा खाली है और इसकी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के कारण धनावेशित है, और नाभिक की जो आकार है वो 10⁻15 मीटर है और इसकी इकाई क्या होती है? एक फर्मी। तो इसका मतलब मैं यदि परमाणु के आकार की इकाई बोलूँ, अगर मैं नोट डालकर एक पॉइंट लिखना चाहूँ, परमाणु के आकार की इकाई, परमाणु के आकार की इकाई क्या होगी? परमाणु के आकार की इकाई नैनोमीटर, और परमाणु में नाभिक के आकार की इकाई, परमाणु में नाभिक के आकार की इकाई होती है फर्मी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप याद रख सकते हो वह क्या है? फर्मी। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पर मैं एक साथ साथ ये बता देता हूँ कि बोर के एक शिष्य थे, रदरफोर्ड के एक शिष्य थे बोहर। कौन थे? बोहर। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, ये अलग अलग कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इन अलग अलग कक्षाओं को क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर, और इसी को नाम दिया जाता है परमाणु की इलेक्ट्रॉन की कक्षा। ठीक है, ये किसने बताई थी? बोहर ने बताई थी। तो अब हमें यहाँ समझ में आ गया कि बोहर ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहे, अलग अलग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। उन अलग अलग कक्षाओं को क्या नाम दिया जा रहा है? ऊर्जा स्तर। तो साथियों आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि परमाणु जो है वो किस तरह का बना हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वे सभी विद्यार्थी भी अच्छे से समझ सकें जिनका बैकग्राउंड क्या है, साइंस नहीं है।
वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है, क्लास बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कन्फर्म है कि इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप इस क्लास से बाहर के जब एक बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चन को भी क्या नहीं कर सकते हो, आप गलत नहीं कर सकते। 1932 में 1932 में एक वैज्ञानिक था जेम्स चैडविक। उसने परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन नामक कण की उपस्थिति बताई। न्यूट्रॉन की खोज की, इसीलिए न्यूट्रॉन का खोजकर्ता क्या माना जाता है, जेम्स चैडविक को। मान लो इन तीनों का पूछा जाए तो हम कैसे याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच। ईंट मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता, टा से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। पा से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, और रा से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, और ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और चा से क्या हो जाएगा, चैडविक। यानी परमाणु के जो तीन मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके खोजकर्ता यदि हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहें तो कैसे याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, थॉमसन, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या हैं, खोजकर्ता। तो ये सारी कहानी किसकी है, परमाणु की। अब साइंटिस्टों के दिमाग में ये बात आई कि भैया एक बात बताओ कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो रहता कौन है फिर, स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है। तो फिर बुद्धिमान साइंटिस्टों ने कहा कि भाई स्वतंत्र अवस्था में जो रहता है वो कौन रहता है, अणु। कौन रहता है, अणु। इस अणु को हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल। इस अणु के बारे में कहा कि भाई सुनो, यह कम से कम 2 परमाणुओं से बना होता है। किससे बना होता है, 2 परमाणुओं से बना, मिनिमम 2 परमाणुओं से बना है, और अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि एक अणु बनाने के लिए कम से कम कितने परमाणु होने चाहिए, 2। जैसे उदाहरण के रूप में लेना चाहूं, हाइड्रोजन अणु 2 परमाणु, ऑक्सीजन अणु 2 परमाणु, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अणु 3 परमाणु। देखो, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। अमोनिया का एक अणु NH3, इसको अमोनिया कहते हैं, इसमें कितने परमाणु, 4, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। ऐसे ही मैथेन का बोलूं CH4, तो 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कितने परमाणु, 5। ग्लूकोज का बोलूं C6H12O6, देखो 24 परमाणु। ऐसे ही मैं शर्करा की बात करूं तो C12H22O11, ठीक, इसमें कितने परमाणु हो गए, इसमें टोटल परमाणु हो गए 45। तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम की सीमा है, कम से कम कितने परमाणु से बना होगा, कितने परमाणु से बना होगा, 2 परमाणुओं से बना होगा। यहां पर एक बात और, अणु के बारे में बताया गया कि अणु ऐसा सूक्ष्मतम अवस्था है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब यहां दिमाग खराब कैसे है, सर जी आप एक बात बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था है परमाणु, और अब यहां पर आप लिख रहे हो कि अणु पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था है। बिल्कुल है, देखो दोनों ही पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है कि यदि पदार्थ की ऐसी अवस्था जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती लेकिन छोटी है, वह तो है परमाणु, और ऐसी सूक्ष्मतम अवस्था जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, वह सूक्ष्म अवस्था क्या है, अणु। तो कंफ्यूजन यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब हमें समझ में आ गई कि भाई अणु तो ऐसा है जो मिलजुल कर साथ रहता है और सबसे छोटा है, और परमाणु बिल्कुल आवारा है, किसी के साथ नहीं रहता, इसीलिए पाया नहीं जाता। ठीक, कुछ परमाणु मिलते हैं जो कि अक्रिय गैस के रूप में रहते हैं, उनकी इच्छा यह है कि हमें किसी से क्रिया नहीं करनी, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। एक बात और थी अणु के बारे में कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु
केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यहां पर एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो गई कि अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसका मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शन होंगी वो सब परमाणुवीय लेवल पे होंगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया किस स्तर पर होती है, उसका उत्तर क्या होगा, परमाणु स्तर पर होती है, ना कि अणु स्तर पर होती है। इनके उदाहरण हम कैसे लिखते हैं, जितने भी मैंने अभी ये एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, अणु के उदाहरण हैं। तो अब हम समझ सकते हैं इसके आधार पर ही पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, परमाणु, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। पदार्थ की ऐसी सबसे छोटी अवस्था जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है वो कौन सी है, अणु। और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु से छोटा कोई नहीं है। ये कम से कम 2 परमाणु से मिलकर क्या बनेगा, अणु बनेगा, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हाइड्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 2 परमाणु, और कार्बन डाइऑक्साइड में 3 परमाणु, अमोनिया में 4 परमाणु, मेथेन में 5 परमाणु, ग्लूकोज में 24 परमाणु और शर्करा में 45 परमाणु। ये इस बात पर निर्भर करेगा वो पदार्थ कौन सा है, मतलब अणु कौन सा है, बस उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। लेकिन मिनिमम कितने परमाणु होंगे उसमें, मिनिमम 100% कितने परमाणु होंगे, 2 परमाणु उसमें पाए जाएंगे। अब हम बात करें कि मान लीजिए मैं किसी परमाणु को X से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं, X से। तो मैं अगर परमाणु की बात करूं तो परमाणु का सबसे केंद्र में क्या होता है, नाभिक। इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो 3 मूलभूत कण हो गए। ये क्या हो गया, प्रोटॉन, और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन। और ये कैसा होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं किसी परमाणु के प्रतीक को X से डिनोट करूं तो यहाँ पर उसके प्रोटॉन की संख्या को A से डिनोट करूंगा। ये क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, और यही प्रोटॉन की संख्या बताती है परमाणु क्रमांक को। आवर्त सारणी जो है उसमें जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, किसको दर्शाता है, वो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इस क्लास को हम एकदम एग्जैक्ट क्लियर करके चलेंगे कि परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को बताता है, प्रोटॉन की संख्या को बताता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर Z लिखा जाता है। Z किसको बताता है, Z बताता है परमाणु भार को। किसको बताता है, परमाणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास परमाणु भार को बताता है। कौन बताता है, Z बताता है। ठीक है, तो परमाणु भार से हम पता करते हैं कि भाई लगभग परमाणु भार परमाणु क्रमांक का लगभग क्या होता है, दुगना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, अगर उदाहरण के रूप में समझना चाहें हम कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक क्या है, 1, तो इसका परमाणु भार लगभग क्या होता है, 1 ही होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका परमाणु भार क्या हो जाए, 4। ठीक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार क्या होता है, 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार होता है 16। देखो लगभग दुगने है ना। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, सोडियम की बात करूं तो परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, और इसका क्या है, 23। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है। तो इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी हम किसी तत्व को X से डिनोट करें तो उसका जो A है, A किसको बताता है, प्रोटॉन की संख्या, जैसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और Z किसको बताता है, परमाणु भार को बताता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु भार पता कर लेते हैं अपन। कुछ तत्वों के क्या पता कर लेते हैं, परमाणु भार, जिससे कि हमें आगे इस चैप्टर को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आगे हम परमाणु भार के बारे में बात करते हैं। इसको आप जरूर लिखें जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे इसी से सॉल्व होने वाले हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हीलियम का परमाणु भार होता है 4, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24। कितना होता है, 24 होता है। ठीक, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार 12। ठीक है, क्लोरीन Cl से डिनोट करते हैं, इसका होता है 35.5। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5।
कैल्शियम का होता है 40, लगभग क्या होता है 40 होता है कैल्शियम का। ठीक, इसी तरह से मतलब यदि हमें परमाणु क्रमांक याद होंगे तो उसका लगभग दुगना कर दो तो वो क्या होता है, उसका परमाणु भार होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी जो तत्वों के प्रतीक वाली क्लास है उसको जरूर लेना। उसमें मैंने परमाणु क्रमांक भी बता रखा है और परमाणु के प्रतीक भी बता रखे हैं, तत्वों के प्रतीक भी बता रखे हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि भाई परमाणु क्रमांक क्या है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा परमाणु क्रमांकों को बताने का कारण क्या था। परमाणु क्रमांकों को बताने का कारण था कि हम किस तरह से उसके परमाणु के बारे में हम क्या करते हैं, बता सकते। चलो अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है परमाणु का अस्तित्व किस रूप में है। परमाणु का अस्तित्व किस रूप में है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, इसके ऑप्शन की मैं यदि बात करूं तो पहला ऑप्शन है परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में। दूसरा ऑप्शन है आयन एवं अणु के रूप में। तीसरा ऑप्शन है अणु के रूप में और चौथा ऑप्शन है आयन के रूप में। चलो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि एक बार इसको सोचो और विचार करो और बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके लिए आधा मिनट का समय है, इसका आंसर आप बताइए। देखिए इसका आंसर है आयन एवं अणु के रूप में। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि परमाणु का अस्तित्व स्वतंत्र अवस्था में है, तो स्वतंत्र अवस्था में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि साहब परमाणु से मिलकर अणु बनता है, बिल्कुल सही बात है, अणु के रूप में है, लेकिन आयन के रूप में भी परमाणु का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो परमाणु आयन के रूप में भी पाया जाता है और परमाणु अणु के रूप में भी क्या करता है, अपना अस्तित्व रखता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि परमाणु का अस्तित्व किस रूप में होता है। परमाणु का अस्तित्व आयन के रूप में होता है और परमाणु का अस्तित्व किस रूप में होता है, अणु के रूप में भी होता है। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी बात को कहां तक सीखा है और एक कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, अब हम यहाँ तक जान चुके हैं कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की। उससे बड़ी इकाई क्या होती है, अणु उससे बड़ी इकाई है। अब मेरा प्रश्न ये है, दो टर्म हम सुनते हैं, एक टर्म सुनते हैं तत्व और दूसरा टर्म सुनते हैं यौगिक। इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूजन होता है। देखिए जिनको ये कन्फ्यूजन नहीं है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है वो ज़्यादातर ये समझते हैं कि तत्व छोटा होता है और यौगिक बड़ा होता है। नहीं, ये दोनों ही पदार्थ के शुद्ध रूप हैं। यानी इससे जो बड़ी इकाई है वह है पदार्थ का शुद्धतम रूप। शुद्धतम का मतलब क्या होता है, एकदम प्योर, जैसा है वैसा ही है, ये मतलब होता है शुद्धतम का। तो मैं यूं कहूं कि शुद्ध सोना, क्या कहूं मैंने कहा शुद्ध सोना, सोने के प्रतीक क्या है, Au। मैंने कहा शुद्ध चांदी, मैंने क्या कहा, शुद्ध चांदी, तो चांदी का प्रतीक क्या है, Ag। मैंने कहा शुद्ध लोहा, और लोहे का प्रतीक क्या है, Fe। मैंने कहा शुद्ध कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक क्या है, C। मैंने कहा शुद्ध नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या है, N। यानी इसी तरीके से यदि एक जैसे परमाणु, कैसे परमाणु है,
एक जैसे परमाणु तो वह पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, तत्व, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसमें केवल एक जैसे परमाणु होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और यदि पदार्थ में शुद्ध है, जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध अमोनिया, शुद्ध मीथेन गैस, शुद्ध कार्बन मोनोऑक्साइड, शुद्ध नमक NaCl, शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए आप सब ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं। देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन सभी उदाहरणों में जो परमाणु है वो अलग अलग हैं। तो पदार्थ का ऐसा शुद्धतम रूप जिसमें परमाणु अलग अलग होते हैं वह यौगिक होता है, जिसे हम किस रूप में जानते हैं? कंपाउंड के रूप में हम इसको जानते हैं। तो सभी स्टूडेंट एक कंफ्यूजन तो एग्जैक्ट क्लियर करें। वह कंफ्यूजन कौन सा है कि पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप जो है तत्व भी होता है और यौगिक भी होता है। ना ये किसी से बड़े होते हैं और ना ही किसी से छोटे होते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट ही क्या हैं? मात्राएं हैं। तो यहाँ पर पदार्थ के शुद्धतम रूप की बात हुई। अब हम बात करें तत्व की। किसकी बात करें? तत्व की। देखिए तत्व यदि एक जैसे परमाणुओं से बना है, जैसे मान लो सोडियम है, आर्गन है, पोटेशियम है, ठीक है, और कैल्शियम है, तो ऐसे तत्व को बोलते हैं एक परमाणुक तत्व। क्या बोलते हैं? एक परमाणुक तत्व। तत्व में क्या एक जैसे परमाणु होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक परमाणुक तत्व। और अगर मैं कहूं O2, ऑक्सीजन में कितने परमाणु? 2, तो इसे मैं क्या कहूंगा? द्विपरमाणुक तत्व। अगर मैंने कहा O3 किसका फॉर्मूला होता है? ओजोन का। किसका फॉर्मूला होता है? ओजोन का। तो ये कैसा है? परमाणुक तत्व। कैसा है ये? त्रिपरमाणुक तत्व। मैंने कहा P4, क्या कहा? P4, तो P4 किसका है? फास्फोरस का है। तो इसमें 4 परमाणु हैं, तो मैं इसे क्या कहूंगा? चतुर्परमाणुक तत्व। क्या बोलूंगा मैं इसको? चतुर्परमाणुक तत्व कहूंगा मैं इसको। और यदि मैंने कहा S6, S8, तो मैं इसे कहूंगा बहुपरमाणुक तत्व। किसके क्या बोलूंगा? बहुपरमाणुक तत्व। इन सभी उदाहरणों से हमें एक बात नजर आ रही है, जितने परमाणु उतने परमाणुक तत्व, जितने परमाणु उतने परमाणुक तत्व, हम इनको कह देते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा रूप परमाणु, उससे बड़ा रूप अणु, और उससे जो बड़ा रूप होता है वह तत्व भी होता है और यौगिक भी होता है। दोनों ही पदार्थ के कैसे स्वरूप हैं? दोनों ही पदार्थ के कैसे हैं? शुद्धतम स्वरूप हैं। और तत्व में एक जैसे परमाणु होते हैं, जैसे शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध लोहा, शुद्ध कार्बन, शुद्ध नाइट्रोजन, शुद्ध ऑक्सीजन, इन सबको क्या बोलते हैं? एक जैसे परमाणु। और ये मान लीजिए 2 परमाणु हैं तो द्विपरमाणु, 3 परमाणु हैं तो त्रिपरमाणु। O3 किसका सिंबल है? ओजोन का। 4 परमाणु हैं तो चतुर्परमाणु, और 4 से अधिक हैं S6, S8 में, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपरमाणुक तत्व। हमने बात की परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या बताता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या बताता है। मैंने आपको बताया कि परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु प्रोटॉन की संख्या का लगभग 2 गुना परमाणु भार होता है। देखिए अगर हम बात करें परमाणु भार की, किसकी बात करें? परमाणु भार। तो अगला हमारा टॉपिक है परमाणु भार। परमाणु भार के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मान लो मैं किसी परमाणु को X से डिनोट करूं, तो A से मैं परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या से डिनोट करूंगा और Z से परमाणु भार को मैं डिनोट करूंगा। परमाणु भार में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर जो भार आता है वो क्या आता है? परमाणु भार। इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से एक नाम भी दिया जाता है, न्यूक्लियॉन। क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियॉन भी नाम दिया जाता है, जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि न्यूक्लियॉन क्या है। किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अर्थात नाभिक को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। इस परमाणु भार की इकाई क्या होती है? परमाणु भार
या द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार की इकाई। अब देखिए, परमाणु का जो भार है या द्रव्यमान है उसे दो स्वरूपों में मापते हैं। कितने स्वरूपों में मापते हैं हम? दो स्वरूपों में मापते हैं। एक है आणविक द्रव्यमान। एक कौन सा है? आणविक द्रव्यमान। और दूसरा है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान में वो आपसे सिर्फ सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, और आणविक द्रव्यमान में आपसे पूछेगा कि इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, AMU में क्या है, मान क्या है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें, देखिए मान लीजिए कोई भी परमाणु है, इन दोनों को निकालेंगे हम, तो उसके जितने भी संघटक परमाणु हैं, संघटक परमाणुओं का योग ही कहलाता है आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जल का आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना चाहूं, तो जल में कितने परमाणु हैं? 2, और इसका परमाणु भार कितना है? 1 धन। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 1, इसका परमाणु भार कितना है? 16। तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 16 का 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो आएगी 18 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यूनिट से, स्मॉल यू से हम दर्शाते हैं। अब मान लो मैं कहूँ HNO3 का कितना है। देखिए, अब मैंने बताया था ना आपको परमाणु भार, अब ये यहाँ पर काम आ रहे हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा? एक हाइड्रोजन का 1 धन, एक नाइट्रोजन का 14 धन, 3 ऑक्सीजन गुणा 16, तो 16 तिया 48, और 49 और 14 कितने होते हैं? 63। तो इसका जो परमाणु भार है वो क्या हो जाएगा? 63 AMU, या जैसे हम किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं, U से हम इसको दर्शाते हैं। तो अब हम बात करें, देखिए मैंने परमाणु भार के बारे में आपको बताया। परमाणु भार में किससे मतलब परमाणु भार बनता है? मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से परमाणु भार के रूप में गिना जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही किसी भी परमाणु का क्या होता है? भार होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। और परमाणु भार की इकाई क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में हम परमाणु भार को मापते हैं, जिसके संघटक परमाणुओं का योग आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। और ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको कराए। अब हम बात करते हैं आयनों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आयनों के बारे में। मैंने अभी बताया कि परमाणु का अस्तित्व कितने स्वरूपों में है? अणु के स्वरूप में है और एक आयन के स्वरूप में है। तो मैं अगर बात करूं कि आयन क्या होते हैं, मैं बात करूं आयन क्या होते हैं, तो आयन के बारे में हम अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आयन। क्या पढ़ेंगे? आयन। देखो आयन का मतलब क्या है? आयन का मतलब है कोई पदार्थ जो क्या है? धातु है या अधातु, जिन पर क्या हो? आवेश हो। कोई पदार्थ जिन पर क्या हो? आवेश हो, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम पर +1 आवेश होता है तो धनात्मक आयन, क्लोरीन पर -1 आवेश होता है तो ऋणात्मक आयन, कैल्शियम पर +2 आवेश होता है धनात्मक आयन, ऑक्सीजन पर -2 होता है तो ऋणात्मक आयन, एल्यूमिनियम पर +3 आवेश होता है। एल्यूमिनियम पर कितना होता है? +3 आवेश होता है। ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन पर -3 आवेश होता है। इसी तरह से अलग अलग तत्वों के लिए क्या होते हैं? आयन पाए जाते हैं। अलग अलग तत्वों के जैसे NH4 पर +1 आवेश होता है, SO4 पर -2 आवेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, जिन छात्रों को ये कन्फ्यूजन है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, रासायनिक सूत्र, देखो रासायनिक सूत्र को बताने के लिए मैंने ये बताया है आपको। जैसे मैं बात करूं कि सोडियम पर +1
और क्लोरीन पर -1, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा NaCl। किसका फॉर्मूला है? नमक का फॉर्मूला। मैं कहूँ Ca+2 और Cl-1, इन दोनों आयनों के प्लस माइनस को भूल जाएंगे, बस जो संख्याएं हैं संख्यात्मक मान है 1 व 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Ca के पास 1 आएगा तो Ca, और क्लोरीन के पास कितनी संख्या जाएगी? 2, तो CaCl2। इस तरह से क्या बनाते हैं हम? रासायनिक सूत्र बनाते हैं। तो आयन हम किसे कहते हैं? आयन हम कहते हैं धातु या अधातु जिन पर आवेश हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयन। आयन दो तरह के होते हैं, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो आयन है, सोडियम पर +1, कैल्शियम पर +2, एल्यूमिनियम पर +3 और अमोनियम पर +1, Cl पर -1, ऑक्सीजन पर -2, नाइट्रोजन पर -3, SO4 पर -2। इनसे हम ये पता करते हैं कि कोई फॉर्मूला कैसे बनता है। जैसे मैं कहूँ जल का फॉर्मूला कैसे बना होगा, तो हाइड्रोजन पर क्या होता है? +1, ऑक्सीजन पर क्या होता है? -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2O। यानी हम पता कर सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उसके आयनों की सक्रियता के कारण और उनकी क्रियात्मकता के कारण क्या होते हैं? फॉर्मूला बनता है। अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और छात्र क्या करते हैं? गलतियां भी सबसे ज्यादा करते हैं, और पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे छात्रों के साथ क्या सब घटना होती है कि वो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? गलत करेंगे। इस क्वेश्चन को गलत ना करें, इसलिए मैं इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो कैसे, सुनो। इस टॉपिक का नाम है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट। क्या बोलेंगे? मोल कंसेप्ट। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझो। मान लीजिए हमारे घर, परिवार, गांव, शहर या रिश्तेदारी में कोई ऐसा बालक है जिसको एक नाम से नहीं 2-3 नामों से जाना जाता है। उसके 2-3 नाम अस्तित्व में हैं, घर पर कुछ है, रिश्तेदारी में कुछ है, दोस्तों में कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही है। तो ठीक ऐसी ही कहानी है मोल की। किसकी कहानी है? मोल की। यानी कि मोल को 3 नामों से हम जान सकते हैं। मोल को हम संख्या से भी बता सकते हैं, संख्यात्मक रूप में। मोल को हम आयतन के रूप में भी बता सकते हैं, और मोल को हम भार के रूप में भी बता सकते हैं। किसके रूप में बता सकते हैं? भार के रूप में बता सकते हैं। संख्यात्मक रूप में कैसे बताएं? जरा ध्यान दो। संख्यात्मक रूप में बताने के लिए एक मोल में कितने परमाणु होते हैं अगर पूछे? एक मोल में परमाणु, तो उसकी संख्या होती है Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या। इसका फिक्स मान है। फिक्स मान क्या है? 6.022 into 10⁻23। ऐसे याद रख लो, यहां पर 22 है और ऊपर क्या है? 23 है। ठीक, 6.022 into 10⁻23। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई देखो, इतने 6.022 10⁻23 इतने परमाणुओं को मिलाकर कहा जाता है एक मोल। क्या कहा जाता है? एक मोल कहा जाता है इतने परमाणुओं को। अगर हम आयतन की बात करें तो एक मोल में आयतन कितना होता है किसी भी गैस का? तो वह आयतन होता है 22.4 लीटर। यानी कि इसका उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं हम। 22.4 लीटर आयतन वाली गैस को हम कितने मोल कहेंगे? एक मोल। क्या कहेंगे? एक मोल। बिल्कुल उल्टे उल्टे पढ़ते जाओ, ठीक है। अब हम बात करें भार की। किसकी बात करें? भार की। कि एक मोल परमाणु का भार, एक मोल परमाणु का भार होता है उस परमाणु का अणुभार। क्या होता है? उस परमाणु का अणुभार। यानी कि एक विशेष अणुभार वाले परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? एक मोल। तो मान लीजिए वो पेपर में मोल पूछता है। क्या पूछता है? मोल पूछता है। तो यदि संख्या पूछे, मोल को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, जो संख्या दे उसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, उसमें भाग लगा देंगे आवोगाद्रो संख्या का।
आयतन के बारे में वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आयतन के बारे में वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो भार के बारे में पूछेगा, तो भार के बारे में यदि क्वेश्चन आता है तो मोल बराबर होता है दिया गया भार बटे अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ये देखिए, अब यहां पर n किसको बता रहा है, स्मॉल n किसको बता रहा है, मोल को बता रहा है, मोल की संख्या को बता रहा है। और यहां पर भी स्मॉल n किसको बताएगा, मोल की संख्या। ठीक, कैपिटल N क्या बताता है, कैपिटल N बताता है परमाणु की संख्या जो प्रश्न में दी गई है। इससे ही सॉल्व हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। और ये Na क्या बताता है, अवोगाद्रो संख्या को बताता है Na। स्मॉल m क्या बताता है, स्मॉल m परमाणु या अणु का भार, अणु का भार जो प्रश्न में दिया है, जो प्रश्न में दिया है वह बताता है। और यह परमाणु का अणु भार को बताता है। तो इन दो फॉर्मूलों से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस रट लेना, मोल बराबर क्या होती है, जो प्रश्न में आप संख्या दी गई है वो परमाणु की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, और मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार वह जो प्रश्न में दिया है। अर्थात एक मोल परमाणु में अवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एक मोल आयतन में 22.4 लीटर आयतन होता है, एक मोल परमाणु का भार क्या होता है, उसके अणुभार के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए अब हम मोल कंसेप्ट से संबंधित इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो इनको आप बड़े ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो गलती की पूरी संभावना रहती है, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखिए, इन दो फॉर्मूलों को मैं मिटा नहीं रहा हूं, अब हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में आते हैं। और स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो यहां से हमें तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या बताओ। हीलियम परमाणु में मोल की संख्या बताओ। ऑप्शन है 17, ऑप्शन बी 13 और ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी निकाली नहीं जा सकती, निकाली नहीं जा सकती। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये देखो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है भार। क्या दिया है, भार। तो भार वाला फॉर्मूला तो ये रहा, तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी एज n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m जो भार दिया है 52 ग्राम, और हीलियम का अणुभार कितना होता है 4, तो 4 से 52 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 13। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दो, मैंने अणुभार जो बताए थे अभी इसी क्लास में, उन अणुभारों को आप अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, वो बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इसके ऑप्शन हैं 13, 17, 14 और 28। 13 ग्राम, 14 ग्राम, 17 ग्राम और 28 ग्राम। मान लीजिए इसके ऑप्शन है, और इसको हम करने का क्या करें, प्रयास करें। तो इसमें ये देखो पूछ क्या रहा है, भार दिया क्या हुआ है, मोल। मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, मोल बराबर दिया गया भार बटे अणुभार। अणुभार मुझे पता है, मोल पता है, भार पूछ रहा है, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 9n। अब नाइट्रोजन N2
क्या है? अणु है। क्या है? अणु। तो N2 अणु है, तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 गुणा 0.5, यानी कि इसका जो मान आएगा 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, और 2 से 28 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 14, और इसका राइट आंसर होगा 14। क्या आंसर होगा इसका? 14। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो भार वाले क्वेश्चन हो गए। अब एक दो क्वेश्चन हम किसके कर लेते हैं? संख्या वाले कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन वन है 6.022 10 to the power 23, 6.022 10 to the power 23। ऑप्शन 2 12.044 10 to the power 23, 12.044 into 10 to the power 23। ऑप्शन 3 3.011 into 10 to the power 23, 3.011 into 10 to the power 23। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है आपके सामने, मैंने अभी इनको मिटाया नहीं है। देखिए, इन दो फॉर्मूलों से ही पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा जो भी परीक्षा में आएगा। जरा ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले के अनुसार क्या है? स्मॉल n बराबर जो दिया गया है और अवोगाद्रो संख्या। अब इसमें क्या दिया है? पहले भार दिया है। क्या दिया है? भार। तो भार से मैं क्या निकाल लूंगा? स्मॉल n। तो इसका मतलब स्मॉल n में एक फॉर्मूला भी तो होता है, n बराबर दिया गया भार बटे अणु भार। तो ऐसे n पता कर लूं। दिया गया भार कितना है? 46, और एक सोडियम का मैंने इसी क्लास में बताया है कितना होता है? 23। तो 23 दूनी 46, तो n का मान कितना हो गया? 2। तो n पूछा है, तो n इंटू Na, इस फॉर्मूले से इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। तो n कितना निकल के आया? 2, और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, 12.044 गुणा 10 की घात 23। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप तो हमें यहां से लेना है, और दूसरा स्टेप हमें यहां से लेना है। एक बार दोबारा समझो इसको। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, वजन दे रखा है तो मोल पता कर सकते हैं। मोल पता कर लिया तो संख्या पता कर सकते हैं। इसका इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तर निकल कर आ जाएगा। और एक सवाल और करते हैं इसी का हम। आठ ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन 1 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन सी 3.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और ऑप्शन डी 1.71 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कैसे करेंगे? ठीक वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या दिया हुआ है? भार, इससे मोल निकालो। तो n बराबर स्मॉल m बट्टे कैपिटल M। क्या है? ऑक्सीजन का अणु, इस पर जरा ध्यान देना, परमाणु नहीं है, अणु। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट एक का नहीं होगा, 2 परमाणुओं का गिना जाएगा। 8 ग्राम दिया हुआ है, और 2 का कितना हो जाएगा? 1 का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 मोल। कितने मोल निकल के आएंगे? 1/4 मोल। अब संख्या पूछी है, तो n बराबर होता है कैपिटल N बट्टे Na। ये कैपिटल N पूछा है, तो कैपिटल N स्मॉल n इंटू Na। ठीक, Na का मुझे मान पता है। स्मॉल n कितना निकल गया है? 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इससे मैं निकालूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? 1.51। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या निकल के आ जाएगा? 1.51 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां आकर हमारी क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पूरी समझ में आ गई होगी, और मैंने उस तरह से पढ़ाया है जैसे एक कोरा कागज है, यानी कि स्टूडेंट कुछ नहीं जानता। सारी चीजों को मैंने समाहित किया है। निश्चित रूप से यदि इस क्लास को देख लेंगे आप,
तो जो भी परीक्षा में यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्लास से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैंने उन सभी बातों को बता दिया है जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। आपको मैंने जो प्रश्न कराए वो कैसे लगे और उन प्रश्नों का चयन कैसा है, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्लास कैसी है, और जो भी आपका विचार है वो व्यक्त जरूर करना। और आशा करता हूं कि इस तरह से आप आगे भी टॉपिकों को पढ़ते रहेंगे और लगातार पढ़कर अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे और निश्चित रूप से आप लेक्चरर की जो परीक्षा है उसको पास करने में समर्थ बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।